हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल। क्लास 10th में ये टॉपिक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन जो है 2-4 नंबर के तो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है, वैसे हम लोग अब इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके 2 से 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, केवल वही है जो बोर्ड में आते हैं और हम लोग उनको ही पढ़ेंगे। रिवीजन चल रहा है तो इसलिए हम लोग इसको 2 से 3 वीडियो में खत्म कर देंगे, पूरी तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके लिए ये पढ़ना भी आसान हो जाए और आपका कोर्स भी जल्दी से टाइमली खत्म हो जाए, फिर हम लोग अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर और इसमें देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। ठीक, तो देखो, कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो दो चर का मतलब है कि उसमें दो चर आने चाहिए। जैसे कि एक समीकरण में लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक समीकरण है, इसमें दो चर आए हुए हैं। पहला चर हमारा एक्स है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, ये वाई। तो ये वाई हमारा हो गया ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब अगर हमको ऐसे ही दो समीकरण लेने हो, दो चर वाले दो समीकरण लेने हो, तो हम कैसे लेंगे। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं पहला समीकरण हमारा ऐसे होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। ये और दूसरा हमारा हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ठीक है, अगर हमको दो दो चर वाले समीकरण लेने हैं तो हम लोग इस तरीके से दो समीकरण लेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि इनका हल जो है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल आखिर कैसे होता है, तो उसके लिए देखो हमने लिख रखा है। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल हम लोग करते हैं किन विधि से, दो विधियों से। नंबर एक पहली है आलेख विधि। ठीक है, आलेख विधि मतलब ग्राफ वाली, और दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि जो इसकी होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर एक प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और तीसरी वज्रगुणन। ठीक, इन तीनों ही विधियों से क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये तीनों ही विधियां क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, आलेखी विधि। ठीक है, आलेखी विधि हम लोग जान पाए उसके लिए एक छोटी सी, मतलब कि देखो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, फिर उसके बाद एक टेबल है उसको जान लेना, है ना। तो आलेखी विधि को हल करने के लिए हम लोग को ये पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हमेशा हमको दो ही मिलेंगे और उन दो को हल करके हमको एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो मान लो पहली स्थिति ऐसी बनती है जब वो दोनों दो रेखाएं जो होंगी हमारे पास, पहली वाली को मान लेते हैं L1, दूसरी को L2। ठीक, तो वो रेखाएं जो दो होंगी अगर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, क्या करती है, एक दूसरे को काटती हैं, तो क्या होगा, जो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, ठीक है, जो इसके निर्देशांक होंगे ना, यही इन दोनों का क्या होगा, हल होगा, है ना। तो ये इन दोनों को हल करने का एक तरीका ये ऐसे निकल के आएगा कि जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु इनका हल हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या है कि मान लो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, देखो L1 L2 दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर है तो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, सीधे सीधे चली जाएंगी, ना तो कहीं टच करेंगी ना ही एक दूसरे को काटेंगी। तो इस स्थिति में इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक, और तीसरी स्थिति कैसी है, ये देखो, ये रेखाएं क्या L1 L2 क्या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक, ओवरलैप कर रहे हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं हैं यानी कि ये बहुत सारे बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करेंगी या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो इसके जो है बहुत सारे हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे, है ना। अब इसी चीज को लिखने के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। देखो उस टेबल को कैसे फिल करते हैं हम लोग, है ना। इनके अनुपातों के आधार पर हमने मान लिया कि हमारे पास दो रेखाएं ये दी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। कह रहा है इसके अनुपातों की तुलना करके हमको ये तीनों चीजें बतानी है कैसी रहेंगी। ठीक है, तो अगर इसके अनुपात में क्या हो, ए वन अनुपात ए टू बराबर ना हो बी वन अनुपात बी टू के, ठीक है, बराबर ना हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि आलेखी निरूपण, इसका मतलब क्या है कि इसका हल आखिर कैसा होगा। तो इसका केवल इस स्थिति में केवल क्या होगा, रेखाएं जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी दूसरे को। ठीक है, आलेखित निरूपण होगा, यानी कि इस स्थिति में जब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में रेखा करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे दूसरे को। ठीक, और इस सी में क्या होगा, इसका जो बीजगणितीय हल होगा उसका मतलब है इसका केवल और केवल एक हल निकले, क्योंकि बिंदु एक ही होता है जहां पर एक दूसरे को काटती है ये। तो जब प्रतिच्छेद करेंगे तो किसी ना किसी बिंदु पर काटेंगी, तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, केवल एक हल होगा। और किताब में कभी कभी पूछ देता है कि अद्वितीय हल क्या होता है, तो अद्वितीय हल भी इसी वाली स्थिति में होता है। ठीक है, अद्वितीय हल, तो इसी स्थिति में अद्वितीय हल भी होता है। और इस वाले
कंडीशन में, इस कंडीशन में जो निकाय होता है हमारा वो कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, संगत निकाय यानी कि कुछ ना कुछ हमारा हल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब हमारी आती दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या थी कि अगर A1 अनुपात A2 B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के, ये तीनों क्या हो, इसके इक्वल हो, तो इस स्थिति हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, वो हमारी रेखाएं संपाती होंगी यानी कि ओवरलैप करेंगी। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी, और जब रेखाएं संपाती होंगी तो इसके कैसे हल होंगे, इसके अनेक हल हो सकते हैं या फिर अनंत हल भी हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं और अनंत हल भी हो सकते हैं, है ना। और जब इसके कुछ ना कुछ हल निकलेंगे तो निकाय हमारा संगत हो जाएगा। ठीक है, निकाय कैसा रहेगा, संगत रहेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि इसकी एक स्थिति और है, वो क्या है, वो ये है कि A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल है लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा, तो इस स्थिति में हमारी जो रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, याद रखना, अगर इन दोनों रेखाओं का A1 A2 B1 B2 बराबर है, C1 C2 बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ओके, और समांतर रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को नहीं ना तो टच करती ना ही काटती हैं, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि किन्हीं दो रेखाओं का कोई हल ना हो तो उसमें कुछ सॉल्व करके दिखाओ, तो हम लोग इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे वहां पर, है ना। और इस निकाय में देखो, इसमें कोई हल तो निकल नहीं रहा, तो यानी कि निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, निकाय संगत नहीं होगा। ठीक, तो ये एक छोटी सी टेबल है, आप लोगों की बुक में दी है, तो उसको किस तरीके से दिया हुआ है वो बताया है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन देखो कैसे होगा, तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, कह रहा अनुपातों A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 की तुलना करनी है। अब बताना है कि जो समीकरण युग्म है ये क्या निरूपित करते हैं, रेखाएं मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर या फिर संपाती है, इन तीनों में से क्या स्थिति है हमको इन दोनों के लिए बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इनका कंपेयर करा लेते हैं। A1 इनका क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से दोनों रेखाओं की तुलना कराते हैं। ठीक है, इससे करेंगे, तुलना कराएंगे, है ना। देखो, अगर इस पहले वाली रेखा की इससे तुलना कराओ तो A1 का मान कितना मिलेगा हमको, 5। यहाँ देखो 5 है। इसी से B1 का मान कितना मिलेगा, -4, और इसी से C1 का मान निकालो तो 8 मिलेगा। अगर दूसरी रेखा की तुलना इससे कराएं तो A2 का मान कितना मिलेगा, 7, B2 का मान कितना मिलेगा, 6, और C2 का मान कितना मिलेगा, -9। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 अनुपात A2 निकालेंगे, तो A1 अनुपात A2 हमारा आ रहा है 5/7। ठीक है, B1 अनुपात B2 हमारा आ रहा है -4/6, और C1 अनुपात C2 हमारा आ रहा है 8/-9। तो देखो यहाँ पर हमारा A1 अनुपात A2 जो है वो B1 अनुपात B2 के बराबर नहीं है। ठीक, तीनों कंडीशन में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे A1 अनुपात A2 बराबर नहीं है B1 अनुपात B2 के। अगर ये कंडीशन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो रेखा कैसी है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था रेखा कैसी है, एक बिंदु है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है। तो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अगर इस टाइप कंडीशन आती है तो हम लोग यही लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ये इसका आंसर है। ओके, अब इसी तरह से हम लोग इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर A1 A2 B1 B2 के मान निकाल लेंगे हम लोग। A1 का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, ये 6 है। ठीक है, B1 का वैल्यू -3, इसी तरह C1 का वैल्यू 10। ओके, अब A2 का वैल्यू निकालो तो 2 निकलेगा, B2 का वैल्यु निकालो तो -1 क्योंकि y के साथ में जो लिखा वही, और C2 का वैल्यू कितना निकलेगा, C2 का वैल्यू आएगा 9। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, A1/A2 निकालो जरा, तो A1/A2 बराबर 6/2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो A1 अनुपात A2 का मान आ गया 3। इसी तरह अगर हम लोग B1 अनुपात B2 का मान निकाले तो B1 क्या है हमारा -3 है, अपॉन में B2 क्या -1, ये आ गया हमारा 3, ये माइनस से माइनस हट गया, है ना। और C1 अनुपात C2 हमारा कितना है, 10/9।
तो देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये नहीं है ना। तो हमारा A1 अनुपात A2 बराबर आ रहा है B1 अनुपात B2 के, ठीक है। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन कब हमारी लगती थी, जब रेखाएं दोनों कैसी होती, समांतर होती थी। यानी कि A1 अनुपात A2 B1 अनुपात B2 के बराबर तो है, लेकिन C1 अनुपात C2 के बराबर नहीं है। अगर ये होता तो रेखा समपाती होती, ये लेकिन नहीं है C1 अनुपात C2, तो हम लोग क्या कहेंगे, रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। रेखाएं समांतर है और इनका कोई भी हल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रेखाएं समांतर है और इनका कोई भी हल नहीं है। उसने जो पूछा था हमने वो बता दिया, देखो रेखा समांतर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था एक बेसिक क्वेश्चन इसी टाइप से, ओके। तो अब इसी पर डिपेंडेंट हम लोग ये क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। उसने अब की हमको कंडीशन दे दी है कि कोई हल नहीं होगा। जब भी कोई हल नहीं होगा कंडीशन आती है, तो हम लोग A1 अनुपात A2 बराबर B1 अनुपात B2 के और C1 अनुपात C2 के डज नॉट इक्वल टू, ये वाली कंडीशन का यूज करते हैं जब कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं होती है तब। तो हम लोग इनका कंपेरिजन करा लेते हैं, A1 वही A1 B1 A2 B2 से। तो A1 का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, पहले वाले इक्वेशन में K आएगा, ठीक है। B1 का वैल्यू क्या आएगा 3, और C1 का वैल्यू कितना आएगा C1, ये पूरा हमारा K-3 इस तरफ लिखा, अगर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का K-3 आ जाएगा, ओके। इस तरीके A2 B2 और C2 के मान निकाल लो, कितने आएंगे। तो A2 का वैल्यू हमारा आएगा 12, B2 का वैल्यू क्या आएगा K, ठीक है। और C2 का वैल्यू इधर आ दो तो माइनस का K आ जाएगा, ठीक है। तो C2 हमारा इधर आकर के, यानी K इधर आकर के माइनस का K हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कंडीशन का यूज करके हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के है, ओके। तो A1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर K, अपॉन में रख देंगे यहाँ पर A2 का वैल्यू 12 इज इक्वल B1 का वैल्यू है 3 और B2 का वैल्यू कितना है K। अब इस K का K से मल्टीप्लाई करा दो तो K स्क्वायर हो जाएगा, 12 का 3 से करा दो तो 36। यहाँ पर हमारा जो 36 है वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो K का वैल्यू आ जाएगा +-6। तो हमारा यहाँ से K का वैल्यू आ गया +-6 और ये हमारा क्या है, आंसर है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था ये थोड़ा अच्छा था और ये समझने लायक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आप लोगों के, अगर प्री बोर्ड वगैरह होते हो स्कूल में तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कर दो, मतलब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी करते हैं। क्या लिखा है इसमें, देखो ध्यान से। लिखा है A व B के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल हो, अद्वितीय हल हो, कोई हल ना हो, ठीक। तीनों स्थिति में देखो मान तो निकल नहीं सकते हैं, तो जिसमें हल हो सकता है उसका हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अनंत हल वाले स्थिति के लिए निकालते हैं। और जब भी अनंत हल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, A1 अपॉन A2 ये तीनों चीज़ें बराबर, यानी कि B1 अपॉन B2 के भी बराबर और C1 अनुपात C2 के भी बराबर होता है, ये वाली कंडीशन में होता है। तो हम लोग पहले A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, B1 का आएगा 3, C1 का आएगा 7, वही माइनस का क्योंकि इधर ले आएंगे ना उसको। इसी तरह यहाँ से निकालो A2 का वैल्यू तो 2A आएगा, B2 का वैल्यू निकालेंगे तो A + B आएगा, ठीक है। और C2 का वैल्यू निकालेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 28, ये आ जाएगा। हमको अनंत हल वाली कंडीशन में ये लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी अनंत हल है, इसके अनंत हल है। अनंत हल की स्थिति में क्या करेंगे, A1 अनुपात A2 बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के हो जाएगा। सबका वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक A1 की जगह पे आएगा 2 अपॉन 2A बराबर B1 की जगह 3 अपॉन B2 की जगह A + B और C1 की जगह माइनस का 7, C2 की जगह माइनस का 28, ओके। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल,
इस वाले को पहले वाले को थर्ड वाले के इक्वल कर दो, फिर सेकंड वाले को भी थर्ड वाले के इक्वल कर देंगे, ए और बी के वैल्यू आ जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसके इक्वल करो, यानी कि 2/2a इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 7/-28। ठीक है, तो माइनस का 7/-28, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 4 से 28। ए बराबर कितना आया, 4 आ गया। हमको ए का मान तो मिल गया यहाँ से, ठीक, लेकिन अब हमको निकालना है बी का भी मान, क्योंकि ये वाले में तो हम लोग सेकंड वाले को इसके इक्वल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 3/a+b बराबर माइनस का 7/-28। ठीक है, इसको हल करते हैं, माइनस से माइनस खत्म, 7 चौको 28। यहाँ पे होगा 3/a+b लिखा है, तो a का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाल लिया, तो 4+b आ गया बराबर में, यहाँ पे 1/4 हो गया। 4 गुणा इधर करा तो इसका इधर करा तो 4 3 12, और इधर आ गया तो 4+b है ना। तो 4 का इधर भेज दो तो b का मान कितना आ जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 आएगा, है ना। तो हमको a का मान मिल गया, a का मान मिल गया 4 और b का मान मिल गया 8। ठीक है, तो हमें जब इसके अनंत हल हो तो उसके लिए हमको a का मान और b का मान मिल गया है पहली स्थिति में। सेकंड वाले में कह रहा है अगर इसका एक अद्वितीय हल हो, तो हमने एक अद्वितीय हल निकाल भी लिया है, तो इसका एक अद्वितीय हल सेकंड वाली कंडीशन में होगा। और कोई हल ना हो तीसरी स्थिति में, तो हम लोग वैसे भी कोई हल नहीं होगा तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो केवल एक कंडीशन के लिए होगा, जो कि अनंत हल वाली कंडीशन है, और बाकी कंडीशन के लिए इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीजें आई हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो समझ में आया है, अगर समझ में आया, इसके वैल्यू समझ में आए तो जरूर वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो लिखा है, लैम्डा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो, इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। ठीक है, अगर ये हो तो हम लोग कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले a1 b1 c1 की वैल्यू रख लो, a1 b1 और c1। a1 का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा 1, b1 का निकलेगा माइनस का लैम्डा, c1 का निकलेगा 2, इधर ले आओ तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आओ a2 b2 c2 की वैल्यू निकालो, तो a2 b2 और c2, a2 का वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगा, b2 का निकलेगा 2, c2 क्या निकलेगा -5, इधर ले आओ प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा c2 का वैल्यू। ठीक, अब हमको निकालना है कि कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जिसका कोई अद्वितीय हल हो, तो यहाँ लिखते हैं अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होगा, अद्वितीय हल इस स्थिति में क्या होगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, a1 का मान 1 है, a2 का मान है 3, b1 का मान है माइनस लैम्डा, b2 का मान है 2। ठीक, सबसे पहले 2 को इधर भेज दो तो 2/3 हो गया बराबर माइनस का लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आएगा डज नॉट इक्वल टू -2/3। तो लैम्डा का मान अगर -2/3 ना हो तो इसका कोई भी हल, अगर लैम्डा का मान -2/3 हो तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कहने मतलब ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा -2/3। ठीक है, अगर लैम्डा का मान ये होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया -2/3। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी था। आज हमने जाना आलेखन, मतलब ये देखी समीकरणों को आलेखी विधि से सॉल्व करना। ठीक, अब हम लोग अगले वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इसका बीजगणितीय हल कैसे होता है ना। तो बीजगणितीय तरीके से इसको हल करेंगे और उसमें भी हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। उसके बाद हम लोग लगातार लगभग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, यानी कि 2 वीडियोस के और होने वाले हैं, उसमें हम लोग ये वाला पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। ठीक, तो हमारा आज के लिए इतना ही, मतलब इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमारा काम और भी चले, ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने वाले, इसलिए तैयारी जोरों से करो। ठीक है, तब तक गुड बाय, टेक केयर।